मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चुनावी दौरे के स्थगित, जंगलों की आग की रोकथाम के प्रयासों की करेंगे समीक्षा। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। आम श्रद्धालुओं के लिए 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त से भक्त ले सकेंगे बाबा केदार के दर्शन को लेकर पैदल रास्तों पर बड़ी चहल पहल। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट, कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी, जंगलों की आग से मिल सकती है राहत। अयोध्या में राम मंदिर के पास उत्तराखंड भवन के निर्माण का रास्ता साफ, आवंटित भूमि की हुई रजिस्ट्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चुनावी दौरे स्थगित किए हैं, जंगलों की आग की रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में बीते कई दिनों से वनाग्नि की घटनाएं लगातार जारी हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का प्रयास जारी है। समीक्षा बैठक में चारधाम यात्रा पर भी चर्चा होगी। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी चुनावी दौरे स्थगित किए हैं। तो जंगलों की आग की रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में बीते कई दिनों से वनाग्नि की घटनाएं लगातार जारी हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का प्रयास जारी है। समीक्षा बैठक में चारधाम यात्रा पर भी चर्चा होगी। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी चुनावी दौरे स्थगित किए हैं, जंगलों की आग की रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी चुनावी दौरे स्थगित किए हैं और समीक्षा बैठक लेंगे जिसमें जंगलों की आग की रोकथाम के प्रयासों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लगातार अन्य राज्यों में चल रहे थे लोकसभा चुनाव के चलते, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो उनके दौरे थे वो उन सभी को अभी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से वनाग्नि के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 998 से ज्यादा जो है अभी तक वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड में हो चुकी हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी इस दौरान दिए हैं कि जो घटनाएं यहाँ पर वनाग्नि की बढ़ती जा रही है उस पर जो है अंकुश लगाया जा सके। प्रयास जो है इस दौरान सीएम धामी लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनसे भी अपील जो है इस दौरान की गई है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उसको यहाँ पर देखते हुए फिलहाल उस पर उनका पूरा फोकस है। और ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो आज हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुलाई है अधिकारियों को, तो उनसे जो है इस दौरान फीडबैक भी लिया जाएगा कि किस तरीके के जो प्रयास हैं आग बुझाने को लेकर के किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से वनाग्नि की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ऐसे में कई लोगों को जो है 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन पर मुकदमे भी इस दौरान यहाँ पर अज्ञात के तौर पर लगाए गए हैं। देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है इस दौरान सीएम धामी की यही है कि जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ती जा रही हैं लगातार और जीव जंतुओं को भी जो इससे काफी नुकसान पहुंच रहा है, तो पूरा प्रयास जो है इस दौरान सीएम धामी का यही है कि इस पर रोक लगाई जा सकेगी। विनय, समीक्षा बैठक होगी और इसमें 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि अब जिस तरह से कल का ही दिन यहाँ पर बीच में है और परसों से यानी कि 10 तारीख से जो चारधाम यात्रा है वो भी शुरू होने जा रही है। इसको लेकर के सीएम धामी की पूरी तैयारी है। उत्तराखंड सरकार लगातार जो है तमाम प्रयास इस दौरान यहाँ पर यही कर रही है कि सफल जो यहाँ पर चारधाम यात्रा है वो हो सके। लोगों के लिए श्रद्धालु जो इस दौरान पहुंचेंगे तमाम व्यवस्थाएं जो है उनके लिए इस दौरान की गई है। स्वास्थ्य की बात करें या फिर जो है सफाई व्यवस्था की बात करें, सभी तमाम जो अन्य विभाग भी हैं चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले उन सभी की ड्यूटी जो है इस दौरान लगाई गई है।
तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जो है इस समय उत्तराखंड सरकार लगी हुई है कि किस तरीके से चार धाम यात्रा को सुगम बनाया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने सभी को जो है यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी तरह से जो श्रद्धालु हैं वो चार धाम यात्रा पर पहुंचते हैं तो उनको कुछ कोई भी असुविधा इस दौरान ना हो, पूरी तैयारियां जो है इस दौरान की जाए। साथ ही साथ जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा के दौरान पहुंचने वाले हैं उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने के जो निर्देश हैं वो भी सीएम धामी ने दिए हैं। तो ऐसे में जो है पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार की जो मुहिम है वो यही है कि हर तरह से जो है यहाँ पर सीएम धामी ने जिस तरह से लोगों से अपील भी की है, वीवीआईपी और वीआईपी के उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में आने को लेकर के भी जिस तरह से उन्होंने एक लेटर जारी किया था कि 15 दिन तक वो यहाँ पर यात्रा में ना आए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी का पूरा प्रयास यही है कि जो आम लोग हैं फिलहाल वो जो है चार धाम यात्रा में पहुंचे और दर्शन करें। वहीं वीआईपी को अभी 15 दिन के लिए इससे बाहर रखा गया है। जी विनय, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चुनावी दौरे रद्द किए हैं और समीक्षा बैठक लेंगे जिसमें जंगलों की आग की रोकथाम के साथ ही चार धाम यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल दून अस्पताल है जहां हर रोज कई मरीज आते हैं। अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अब सभी कर्मचारियों और डॉक्टर्स को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना होगा और ये व्यवस्था पहले भी लागू थी लेकिन सुचारू रूप से चल नहीं रही थी। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि यह एनएमसी पोर्टल पर भी रिकॉर्ड भेजा जाता है और डॉक्टर्स की तनख्वाह भी बायोमेट्रिक के आधार पर ही बनती है। बिल्कुल, इसमें जो हमारे चिकित्सक जितने भी हैं जूनियर और सीनियर लेवल के सभी, इनके लिए बायोमेट्रिक लगाना पहले से ही कंपलसरी है, चूँकि ये हम लोग को एनएमसी के पोर्टल पर भी इसको भेजते हैं, वो रियल टाइम में ही जाती है, उसी लिए हमें जो परमिशन मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर्स की तनख्वाह जो है वो बायोमेट्रिक के बेसिस पर ही शुरू से बनती आई है। बाकी कर्मचारियों के लिए भी ये बड़ी इरेगुलर वे में वो लोग इसको फॉलो करते थे, उन्हीं के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप रेगुलर वे में इसको अपनी बायोमेट्रिक लगाइए, जिससे जो कई बार मॉनिटर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता था उसको एक सुगम बनाने के लिए ये इस तरह की एक दोबारा इसको एक ऑर्डर दिए गए हैं कि वो लोग बायोमेट्रिक से अपनी हाजिरी लगाएं। डोईवाला क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज बिल्लावाला में एक छात्रा ने कॉलेज के एक शिक्षक पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्रा और उसके परिजनों ने क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ डोईवाला, कोतवाली और उप जिलाधिकारी से शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा के परिजनों का कहना है कि शिक्षक द्वारा छात्रा को लैब में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार किया गया। छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो उसका हाथ भी मोड़ा गया, जिससे छात्रा के हाथ में चोट आई है। परिजनों ने मांग करते हुए कहा कि शिक्षक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। घर आई है, मैंने उससे पूछा बेटा आप क्यों रो रही हो, काफ़ी देर रो रही थी। मैंने बोला बेटा क्या हुआ, तो उसने मुझे ये बताया कि मम्मी हर बार मैं आपको नहीं बताती थी, सर मुझे अकेले कमरे में बुलाते थे और मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करते थे। जब लड़की ने विरोध किया कि हाथ हटाने की कोशिश करी है उनसे, तो उन्होंने सर ने उसका हाथ पकड़ के एकदम से मरोड़ दिया। पुलिस वालों से तो मैं यही मांग करती हूँ कि मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। शिक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो उस समय नहीं था, ये मेरे बच्चे के साथ हुआ, उसकी मम्मी ने पूरा टैकल किया है और वही आगे जो कार्रवाई करिए वही चाहते हैं कि बर्खास्त किया। 10 मई से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा के लिए निश्चित संख्या में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस पंजीकरण को लेकर पर्यटन से जुड़े ट्रैवल्स एवं होटल व्यवसायियों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते ट्रैवल्स और होटल व्यवसायियों ने पर्यटन सचिव से मुलाकात कर पंजीकरण व्यवस्था को सुलभ बनाने की मांग की है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन पूजा गब्रियाल ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालु अपना पंजीयन जरूर कराएं। अपना पंजीकरण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से कर सकते हैं। चार धाम को आने वाले यात्रियों के पंजीकरण की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन आराम से हो सके। जो
डिपार्टमेंट चाहता है कि हम टोकन के द्वारा धामों में दर्शन हो, जैसे किसी को भी 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़ा ना होना पड़े। तो ये दो तो मैं आपसे प्राइमरी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सेकेंडली, DTDO साहब ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। अभी मुझे बताया गया है अरेंजमेंट पूरा नहीं है, कुछ चीज़ें ऑर्डर दी गई हैं, कूलर्स यात्रियों के लिए, पानी की सुविधा, वो सब बैठने की सुविधाएं करी जाएंगी। जब वो हो जाएगी तो DTO साहब हमें फ़ोन के माध्यम से, और हो सकता है गंगवार जी दोबारा आएंगे देखने के लिए। देखिए, मुख्य तौर पे जितने भी पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायी यहाँ पर आज उपस्थित हैं, और हमने निरंतर पीछे से मांग करते आ रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है उसमें एक संख्या का निर्धारण किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो मान्य नहीं है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो उचित नहीं है। जो यात्री तीर्थ यात्रा पर आना चाहते हैं उनके लिए भी सही नहीं है, बिकॉज सारे स्लॉट जैसे ही खुला था विदिन उसके लगभग एक हफ्ते के अंदर सारे फुल हो गए थे। साथ ही साथ मैडम ने बताया जैसे कि यहाँ पर 500 लोगों का प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ की जाएगी, तो हमने अपनी तरफ से सब लोगों ने एक बात रखी है कि ये जो नंबर्स है ये बहुत कम है, ये अपर्याप्त है। आगामी 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड रीजनल हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि सभी जिलों के CMO ने जितनी डॉक्टरों की मांग की है उन्हें मुहैया कराए गए हैं, और साथ ही कहा कि 4 धाम वाले जिले के डॉक्टर और अन्य जिलों के डॉक्टरों को मिलाकर कुल 389 MBBS डॉक्टर, 69 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल कर्मी तैनात किए गए हैं। विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुखद सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है, और जितना भी जिले से CMO द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं ऑलरेडी। लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 MBBS डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं। और ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील करने के लिए। बुग्गावाला थाना क्षेत्र के हरिपुर टोंगिया गांव में हाथी ने कुचलकर एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने वन विभाग और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि बिना बताए हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। परिजनों ने सिविल अस्पताल पहुंचकर हंगामा भी किया और मुआवजे की मांग की, जबकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले में उचित जांच के बाद मुआवजा दिया जाएगा। के लिए रोज जाना जाते थे गांव में, तो जी वहाँ जो है कहीं जंगली जानवर जो हाथी था आसपास ही होगा जी, वो मालूम नहीं कहाँ होगा, तो एकदम से जो है ना उनका मोमेंट हुआ, तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से हाथी ने मेरे अंकल जी की जो है हत्या कर दी। और इसका जो खामियाजा जो है हमें भुगतने को मिला, कहीं ना कहीं वन विभाग वालों की लापरवाही की वजह से होया जी, नहीं तो इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए रेंजर के खिलाफ। खानपुर रेंज के अंतर्गत सामुंसर बीट है हमारी, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर आज सुबह जो लगभग 5 बजे के आसपास एक हाथी ने गांव के एक आदमी को जो है मतलब कुचल कर मार दिया है और एक आदमी को घायल कर दिया है। घायल जो व्यक्ति हुआ है उसको हमने जो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, और एडमिट करने के साथ साथ मैं भी अभी वहाँ पर गया था। जो भी हमसे मदद हो रही, जो सरकारी मदद होती है उसको हम दे रहे हैं। और ये जो प्रकरण इनका पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर उन्होंने डेड बॉडी ला रखी है, मैं भी यहाँ पे हूँ और पुलिस के लोग यहाँ पे आ रखे हैं, उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। और जो भी हम अपनी तरफ से मुआवजा देते हैं, जो विभागीय जो मुआवजा होता है उसके लिए भी हम जो है त्वरित मैंने मंगा दिया है, और अभी उनको जो है मुआवजा भी हम लोग इनको दे देंगे। वंदना कटारिया के बाद हरिद्वार के एक और हॉकी खिलाड़ी को महिला हॉकी टीम में जगह मिली है। श्यामपुर कांगड़ी गांव की रहने वाली मनीषा चौहान जल्द ही FIH प्रीमियर लीग खेलने के लिए बेल्जियम और इंग्लैंड जाएंगे। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई। मनीषा चौहान का चयन होने से परिवार में खुशी का माहौल है। मनीषा के पिता ज्ञान सिंह हाल ही में BSF से सेवानिवृत्त हुए हैं। मनीषा के हॉकी करियर की शुरुआत श्यामपुर स्थित श्रीराम विद्या मंदिर से हुई। स्कूल के फिजिकल टीचर और हॉकी कोच बलविंदर सिंह ने मनीषा के खेल को निखार दिया। बलविंदर सिंह का कहना है कि मनीषा के अंदर डिसिप्लिन और दृढ़ इच्छा शक्ति है। उन्हें विश्वास था कि मनीषा एक दिन इंडियन टीम में सिलेक्ट जरूर होंगी। खेल रही है तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और बात कहूँ मनीषा की, तो उसकी जो इच्छा शक्ति है खेलने की
और एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वर्क काम करने की इच्छा, जो इच्छा है सब में खूबी होती है प्लेयर में, लेकिन उसमें जो सीखने की ललक है ना, वो उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और प्लेयर से अलग करती है। और मैं चाहूँगा भगवान उसको ये इसकी जो क्वालिटी है ये बनाए रखे, उसकी दृढ़ता और उसके जो सीखने की ललक है। और अगर वो इस पर कंसिस्टेंट रही है, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा और आगे तरक्की करेगी। तो मेरा भी रिटायरमेंट का फंक्शन था उस दिन। अच्छा। तो उसी टाइम में उसका फ़ोन आया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया इंडिया टीम में। सारे रिलेशन वाले भी थे, सबको पता लगा, सब खुशी का माहौल हो गया। पूरा श्यामपुर में जो ग्रामवासी लोग, अभी पूरी उम्मीद है कि वो टीम में और भी अच्छा खेलेगा, मतलब देश के लिए रोशन करेगा, कोई ना कोई पदक लाएगा, ऐसी बात नहीं। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली सुबह 8:45 पर विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रवास के लिए दूसरे पड़ाव फाटा को प्रस्थान किया। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश कौर ने बताया कि भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति की देवटोली को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। बता दें कि उत्तरकाशी से प्रस्थान होते समय जगह जगह श्रद्धालु जन बाबा केदारनाथ का जयघोष कर पुष्प वर्षा किया। सैकड़ों देश विदेश के श्रद्धालु जन भी डोली यात्रा में शामिल हुए। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगाने वालों के विरुद्ध अब पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। जंगलों में आग लगाने वालों के विरुद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई बार बार आग लगाते पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है, और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहां उस जो भी लोग वहां पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक SOP बनाई है। और जो लोग बार बार इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम फिर फाइनली गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। जो गंभीरता इस समय बनी हुई है वनाग्नि की, उसको देखते हुए मतलब पूरा हम लोगों ने अपने पुलिस विभाग के भी जो भी रिसोर्सेज हैं और फायर डिपार्टमेंट के भी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से मोबिलाइज करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई। चंपावत जिले में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अधिकांश वनाग्नि को घटनाओं में खुद लोगों के द्वारा जंगल में आग लगाई जा रहे हैं। वनाग्नि के द्वारा कई ऐसे अराजक तत्वों में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं लोगों को जंगलों में आग न लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कई लोग आ गए हैं। चंपावत जिले की तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता छात्रा शांभवी मुरारी और पूर्व सैनिक मैंग कोहली ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि जंगल बहुमूल्य है और इसमें रहने वाले जानवरों की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जंगलों से हमें मवेशियों के लिए चारा, ईंधन के लिए लकड़ी के साथ साथ शुद्ध हवा और पानी मिलता है। साथ ही कहा कि जिले में समस्त लोगों से जंगलों को आग से बचाने और जंगलों में आग न लगाने की अपील की है। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और जिसको लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 21 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो वही सरकार ने अब ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दी है। ऐसे में हरिद्वार, ऋषिकेश में काउंटर पर ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। लक्सर में तहसील प्रशासन ने खनन माफियाओं को बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन में लिप्त 5 JCB और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। मातोली बाणगंगा के इलाकों में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा था। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है।
अवैध खनन में लिप्त 5 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। महतोली बाड़गंगा के इलाकों में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा था और प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। 4 धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस बार बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी श्रद्धालु 4 धाम यात्रा नहीं कर पाएगा। 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 20.48 लाख के पार पहुंच गया है। 20 दिनों में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन का यह नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, मई महीने में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है और अब श्रद्धालु जून महीने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 15 अप्रैल से 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए संख्या तय की गई है। दस तारीख को माँ गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जी और 12 तारीख को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। इसमें हमारे पर्यटन विभाग से 2 तरह की सुविधाएं, एक ऑनलाइन पंजीकरण है जो आज की डेट तक 20 लाख से ऊपर पंजीकरण किए जा चुके हैं। 8 तारीख से सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक ये राही होटल में, जहाँ पर ये परिसर देख रही हैं, यहाँ से ऑफलाइन पंजीकरण होंगे। जिस तरह हमें स्लॉट मिलेगी उतनी संख्या में यहाँ पंजीकरण किए जाएंगे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या विकराल रूप लेती नजर आ रही है। वहीं पेयजल के अलावा किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की कमी देखने को मिल रही है, जिससे निपटने के लिए सिंचाई विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। और इस बात को लेकर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जयपाल सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश के 1720 ट्यूबवेल में से लगभग 308 ट्यूबवेल का मैदानी और तराई क्षेत्रों में सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन ट्यूबवेल के पानी को पेयजल और सिंचाई के रूप में उपयोग करने के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है। पानी की थोड़ी दिक्कत है सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हमारे इस समय 1720 ट्यूबवेल्स हैं जो फंक्शनल है। कभी कभी विद्युत दोष की उसकी वजह से कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही ठीक कर लिए जाते हैं। उसके अलावा हमारी 382 के लगभग जो है लिफ्ट स्कीमें हैं। लिफ्ट बेसिकली पहाड़ों में है, तो वो भी हमारी फंक्शनल है उसमें। तो इसमें से जो ट्यूबवेल्स है 1720 में करीबन 308 के आसपास ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो हल्द्वानी में है, कोटद्वार में है, देहरादून में है, इन तराई वाले और भावर वाले प्लेन वाले एरिया में। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव विनीत कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ डाम कोठी में मीटिंग की। साथ ही विनीत कुमार ने हरिद्वार में निर्माणाधीन रिंग रोड और चंडीघाट फ्लाईओवर का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चंडीघाट फ्लाईओवर का काम आगामी कांवड़ मेले से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। अपर सचिव लोक निर्माण विभाग ने कहा कि सभी परियोजनाओं में समयबद्धता और गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है उसका फिजिकल प्रोग्रेस और फाइनेंशियल प्रोग्रेस उसकी क्या चल रही है, वो हमने आज एक रिव्यू उसका कर लिया है और यही निर्देश दिए हैं कि उसको थोड़ा वो स्लो चल रहा है। जो प्रोग्रेस हमारी होनी चाहिए उसके सापेक्ष थोड़ा स्लो चल रहा है, तो जब प्रोग्रेस थोड़ा तेज़ी उसके अंदर लेकर आए, उसको एक्सपेडाइट करे प्रोसेस में, तो वो हमने निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये है कि एक दिल्ली देहरादून जो हमारा NH का वो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी से एक जो लाइन है वो हरिद्वार के लिए आती है, जिसको हरिद्वार स्पर बोलते हैं। तो उसका भी हमने यहाँ पे रिव्यू किया है और साथ साथ में भी हम जाके फिजिकली भी देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस है, क्या इश्यूज़ वगैरह है। इन्होंने कुछ इश्यूज़ भी हमें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।